करंट अफेयर्स दोस्तों हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और कहीं ना कहीं करंट अफेयर के बारे में ये क्लियरिटी नहीं आती कि कहाँ तक पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ पे रुकें और क्या सोर्स रिकमेंड करें। मार्केट में करंट अफेयर्स के लिए मटेरियल तो बहुत है, जैसे कि स्पीडी मैगजीन है, हमारी अपनी विंग से उड़ान की करंट अफेयर मैगजीन आती है जिसको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं सिर्फ मैटर प्रोवाइड करना हमने देखा है कि इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ न्यूज़ देना और फिर भूल जाना, ना स्टूडेंट कभी वो पढ़ता है ना उसके साथ कभी जस्टिस हो पाता है। इसीलिए हमने सोचा कि करंट अफेयर पढ़ाने से बेटर है कि करंट अफेयर पे एमसीक्यू करवा दो। एमसीक्यू इंसान एफर्ट लगाता है तो कहीं ना कहीं याद भी रहता है, कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है, फैक्ट भी याद रह जाता है। दोस्तों आज से ये सीरीज शुरू हो रही है। वेलकम टू विंग्स, माय नेम इज शोएब। और हम आने वाले 3 महीने में पिछले पूरे 1 साल का करंट अफेयर खत्म करेंगे। अगर आप लोग बने रहे तो होपफुली विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर खत्म हो गया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 23 और पीछे की तरफ जाएंगे हम जनवरी 2022 तक। अभी ये जो एमसीक्यू आज की जो मैं शुरू कर रहा हूं वो जनवरी का पार्ट 1 है। इसके 2 पार्ट्स और आएंगे। हर एक वीडियो में हम सिर्फ 25 to 30 को एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और हर जो पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो और डाउनलोड भी हो जाएगी, जिसमें आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हैं। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि जेकेएसएसबी एग्जाम डिले होने की वजह से भी आप बड़े परेशान होंगे और कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल रहता नहीं है। हमने कोशिश की है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और बाकी प्रॉपर चैनल्स के थ्रू भी ये बात पहुंचाने के ऊपर कि एग्जाम फ्री एंड फेयर मैनर में हो, एपटेक जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी या टेंटेड कंपनियों को ना मिले। मुसीबत तो है, मुश्किल तो है उन लोगों के लिए जो 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कई लोग एग्ज़ाम देना भी छोड़ चुके हों। लेकिन जो लोग भी इस मुसीबत में अभी भी हैं उन सबसे मैं यही कहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है और ऊपर वाला कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देता। लगे रहिए, टिके रहिए। विनर और लूज़र के डिफरेंस सिर्फ इतना होता है उनके एटीट्यूड में कि विनर डज नॉट गिव अप एंड द लूजर गिव्स अप इवेंचुअली। तो ये मेरी दुआ है आपसे, ये मेरी दरख्वास्त है। रमज़ान का पाक महीना और नवरात्रे भी शुरू हो चुके हैं साथ साथ में, और आप सभी को नवरात्रे की भी मुबारकबाद, रमज़ान की भी मुबारकबाद। ऊपर वाला आप सबकी इबादतें, आपके फास्ट कबूल करें और मुझे भी दुआ में याद रखना। तो दोस्तों आज से हम शुरू करते हैं दिस करंट अफेयर सीरीज। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पीडीएफ के एंड पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी ऑप्शंस में और आप बिल्कुल आराम से इसको देख सकते हैं। देखें आज के पीडीएफ में हम 27 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। और बाकी में रिविजन के लिए रहेगा। सिर्फ टेस्ट पेपर करना काफ़ी नहीं होता, रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक टाइटल द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वॉयेज। इन लोगों में से किसने ये बुक लिखी है? दोस्तों इसका आंसर है अरिता बैनर्जी। एक्चुअली इनके साथ एक कोमोडोर है नेवी के, कोमोडोर, इनका नाम है रंजीत बी राय। रंजीत बी राय जी ने और मिस्टर अरिता बैनर्जी ने ये किताब लिखी है। और इस किताब में दरअसल ब्रिटिश एरा से लेकर आज तक नेवी के जो भी सेक्रीफाइसेस रहे हैं, जो भी वॉर्स रही हैं, जो भी हिस्ट्री रही है, वो कवर की गई है। सो आंसर इज ए, अरिता बैनर्जी। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्ता वॉज लॉन्च्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर। इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है और ये ब्रांड लॉन्च किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। और कहाँ लॉन्च किया था? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया था। ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पहले किस्म का एक ऐसा स्टील है जिसमें एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट है, जिसमें आपकी एमिशंस कम हुई हैं इसको बनाते वक्त। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीट अचीव किया है इंडिया में इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 50th एडिशन ऑफ केप टू ड्रियो रेस विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल ऑफ इंडियन नेवी इज टू पार्टिसिपेट। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है, केप टू रियो रेस। ये हर साल होती है, 50th एडिशन है इसका। सवाल ये पूछ रहा है कि इंडिया की कौन सी वेसल इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। क्या वो आईएनएस दर्शक है कि आईएनएस सुदर्शनी है कि आईएस तरंगिणी है कि आईएनएस
तारिणी है। तो दोस्तों इसका आंसर है INS तारिणी। INS वी का मतलब होता है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी। तो इसका आंसर डी है। ये 2 जनवरी से शुरू हुई थी और रियो डी जेनेरियो, केप टाउन से लेकर रियो डी जेनेरियो। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे कुछ ऐसा होता है अफ्रीका का मैप, थोड़ा मैं जूम इन करके बनाता हूँ। ये अफ्रीका का मैप है, तो ये यहाँ पर केप टाउन है, यहाँ से निकल के ब्राज़ील के केप में ये जाने वाली है, यहाँ से यहाँ साउथ अटलांटिक ओशन से पास होते हुए। हालांकि उतना अच्छा मैप बना नहीं, फॉरगिव मी फॉर माई टूटे फूटे मैप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्ल्ड मैप की अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे पास आज दरअसल स्टाइलस नहीं, तो मुझे अपनी फिंगर से ही बनाना पड़ रहा है, उतना क्लियरली बन नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following state UT the Indian Railway completed the construction of longest escape tunnel in India? कह रहा है कि इंडिया में रेलवेज ने अभी भी 111 किलोमीटर का एक्चुअली वो टनल है जो बना है, लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया का एस्केप टनल। वो कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में बना, कि लद्दाख में बना, कि उड़ीसा में बना, कि वेस्ट बंगाल में बना? दोस्तों उसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ये उधमपुर के इलाके में बना है, बनिहाल से कटरा तक। और इसमें 12 किलोमीटर का एक टनल है। 111 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन टनल था, उसके अंदर 12 किलोमीटर की लेंथ का एस्केप टनल है, और इस 12 किलोमीटर की एस्केप टनल को लॉन्गेस्ट इन द इंडिया माना जा रहा है। तो आंसर इज ए। बहुत कॉमनली रेलवेज पे, ब्रिजेस पे, रोड्स पे सवाल आते हैं, अक्सर पूछ लेंगे कि फलाना जो लेट्स से KS में 2018 में आया था कि रिम्पोचे एयरपोर्ट कहाँ पर है ना, तो वो लद्दाख में है। या फिर श्रीनगर एयरपोर्ट का क्या नाम है, शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल वगैरह, तो नाम आपको पता होना चाहिए। या फिर जो अटल टनल है जो कि आपके रोहतांग पास में है, सॉरी रोहतांग पास नहीं, ये मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस पास पे है वो, सो उस जगह पर है। तो ये सब टनल्स हो गया, रोड्स हो गई, रेलवेज हो गया, सब इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको ज़रूर अच्छे से याद करा करिए। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर 2023 एकेडमी अवार्ड्स। अभी अभी दोस्तों बहुत ऑस्कर्स पे भी और एकेडमी अवार्ड्स पे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री क्या थी 2023 के एकेडमी अवार्ड्स में। क्या वो ब्रह्मास्त्र थी, क्या वो KGF चैप्टर 2 थी, क्या वो चलो शो था, या फिर वो विक्रम थी? दोस्तों उसका आंसर है चलो शो। यही इंडिया की ऑफिशियल एंट्री थी। और ये जो एकेडमी अवार्ड्स हुए थे, ये 95th एडिशन था इसका, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा एडिशन हुआ था। बहुत कॉमनली पूछते हैं कौन सा एडिशन था। ये हमारी ऑफिशियल जो है एंट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज शॉर्टलिस्टेड इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी फॉर द 2023 एकेडमी अवार्ड्स। इनमें से कौन सा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए चूज किया गया था, नॉमिनेट किया गया था? क्या वो डूबे सॉन्ग था, क्या वो गहराइयाँ सॉन्ग था, क्या वो कहानी सॉन्ग था, या फिर वो क्या वो नाटू नाटू सॉन्ग था? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग एक आवाज़ में इसका आंसर देंगे, तो वो नाटू नाटू था। आप सब जानते भी हैं, इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। एंड इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस कि एक इंडियन फिल्म ऑस्कर में जाके जीत रही है सॉन्ग के लिए, कंपोजिशन के लिए, और कितना फेमस सॉन्ग नाटू नाटू हो गया था। सो आई एम श्योर कि आप सबने आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजी। Who among the following was elected as the new prime minister of Fiji? अब फिजी दोस्तों, फिजी में इंडियन डायस्पोरा बहुत है। इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है कि इंडियंस जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो फिजी में बहुत सारी पॉपुलेशन उसकी है, तो हमारे साथ उनका अच्छे रिलेशन भी हैं। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि फिजी का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना है। तो आंसर है ए जोको विदोदो, बी नाइकामा लालाबालो, सी सितेवेनी रबुका, डी वोरेक फ्रैंक बेनी मारमारा। तो इसका आंसर दोस्तों सी है, सितिवेनी रबुका। सितिवेनी रबुका फिजी की 12th प्राइम मिनिस्टर बनी है, और बहुत टाइम से इनका थोड़ा इलेक्शन का इशू चल रहा था, और फाइनली दिसंबर में इनके इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन अनडिसाइसिव थे, बट उसके बावजूद भी सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते। सितिवेनी रबुका हैज बिकम दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following organization will soon introduce बीमा वाहक्स in each ग्राम पंचायत? तो ग्राम बीमा वाहक्स का जो मकसद है वो है कि इंश्योरेंस, बीमा आप जानते हैं इंश्योरेंस होता है, तो बीमा वाहक्स का मकसद है
कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़े इंडिया में, जितना ज़्यादा इंश्योरेंस होगा उतना अच्छा हेल्थ केयर सेक्टर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने बीमा वाहक खोलने का सोचा है, वो भी कहाँ, ग्राम पंचायत में, ताकि हर जगह पर बीमा का परसेंटेज बढ़ सके। तो आरबीआई है कि सेबी है कि सिडबी है कि आईआरडीएआई है। आरबीआई आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी भी जानते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिडबी भी जानते हैं, और आप आईआरडीआई भी जानते हैं। ये है इंश्योरेंस के रिलेटेड, इसमें सिवाय इसके कोई भी इंश्योरेंस के रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे तो ये तो शेयर मार्केट के लिए है, ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए है, ये तो आरबीआई है। तो काट करके भी आप आंसर पहुंच जाओगे, और आंसर क्या होगा, आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये। तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्टार्टअप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एमओयू विद केरला स्टार्टअप मिशन। केरला को जहां तक देखोगे दोस्तों, वो हर मामले में आगे है, एंटरप्रेन्योरशिप में, सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में, गवर्नेंस में, हर जगह पर वो आगे ही हैं। तो इनमें से किन लोगों ने केरला स्टार्टअप मिशन के साथ एमओयू साइन किया है ताकि स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर की जा सकें? क्या वो एचडीएफसी बैंक है, क्या आईसीआईसीआई बैंक है, क्या आईडीबीआई बैंक है, क्या वो येस बैंक है? तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने अभी भी कुसुम यानी केरला स्टार्टअप मिशन को दिया है। कुसुम एक और स्कीम भी है कि किसान सम्मान निधि, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, अलग कुसुम है, वो अलग कुसुम है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश डैश enables its customer to pay custom duties online by going live on Indian Custom Electronic Data Interchange Gateway, आइस गेट। इस सवाल को दो किस्म से पूछा जा सकता है। एक तरीके से तो ये कि जो अभी पूछा गया है, या फिर आइस गेट वॉज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू। तो पता होना चाहिए कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें इंडियन कस्टम ड्यूटीज आप पे कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कौन से बैंक ने आइस गेट यानी ऑनलाइन कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए एक फैसिलिटी खोली? आईसीआईसीआई बैंक ने, कर्नाटका बैंक ने, येस बैंक ने कि आरबीएल बैंक ने? दोस्तों उसका सही आंसर है कर्नाटका बैंक। तो बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, और अब जानते हैं कस्टम्स जितना आसान होगा उतना ही इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, उतना ही आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, और इतना ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑथराइजेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट कंपनी टू एक्ट एज पेमेंट एग्रीगेटर। कह रहा है आरबीआई ने किसको पेमेंट एग्रीगेटर देने का अभी भी लाइसेंस और अप्रूवल दिया है? वर्ल्ड लाइन, ई पेमेंट्स इंडिया, रेजर पे, पे शार्प और कैश फ्री। अगेन मॉनेटरी पॉलिसी हर किसी एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों उसका आंसर है सी, पे शार्प को दिया गया है ये पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल, जो कि दो डिफरेंट वेंडर्स के बीच में पेमेंट ऑथराइजेशन और पेमेंट एग्रीगेटर का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following won the silver medal under 49 kg women category at the 2022 IWF World Championship? इनमें से किसको IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला है अंडर 49 केजी कैटेगरी? क्या वो मीराबाई चानू थे, सबने नाम सुना ही होगा, पूनम यादव, कुंजारिनी देवी और हरजिंदर कौर। दोस्तों इसमें भी आप याद रखें कि मीराबाई चानू ही है जिसको मिला है, और इसका आंसर सही क्या आ जाएगा? ए। आंसर इज व्हाट? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022? ये विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 अवार्ड किसको मिला है इनमें से? क्या गोल्डी बहल को मिला है, गिरीश पटेल को मिला है, उषा प्रकाश को मिला है, कि थल्लापिल प्रदीप को मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर है थल्लापिल प्रदीप। एक्चुअली ये एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, और मैं आपको बताता हूँ विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज दरअसल एक कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी अगर कोई करे या कोई इन्वेंशन करे टेक्नोलॉजी में, जिससे मैनकाइंड की लाइफ पे बहुत फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जिसने पेंसिलिन इन्वेंट की थी, या फिर एंटीबायोटिक्स इन्वेंट किए थे, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जिसपे ह्यूमन लाइफ पे बहुत फर्क पड़ा, उन लोगों को अवार्ड मिलता है, और ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग was awarded the UNESCO's fellowship for of World Academy Sciences? यूनेस्को पे बड़े सवाल आते हैं, केएस मेंस में भी आया, प्रीलिम्स में भी आया, तो यूनेस्को के रिलेटेड कुछ भी हो तो याद रखना जरूरी है। तो किसको फेलोशिप ऑफ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज का अवार्ड मिला है? सुरेश भार्गव, शकील अहमद, केएस रंगप्पा और अनुराधा दुबे। तो दोस्तों इसका आंसर है केएस रंगप्पा, इनको मिला है, आंसर सी है। और दरअसल
ये रंगापा जो जी हैं ये वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैज नेम्ड ऑस्ट्रेलियाज मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी भी एक टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसी क्रिकेटर पर रखा है, किसके नाम पर रखा है? एंड्रू साइमंड्स के नाम पर रखा है कि फिलिप्स ह्यू के नाम पर रखा है कि रिकी पॉन्टिंग की शेन वॉर्न? तो जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि इसका आंसर क्या है, बट मेरे जैसे लोगों को ये आंसर नहीं आता होगा। तो दोस्तों मैं भी क्रिकेट फॉलो नहीं करता कई लोगों की तरह, इसका आंसर शेन वॉर्न है। इनके नाम पर टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, और जो जो अवार्ड का नाम है वो है शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, और ये सालाना तौर पे किसी ना किसी प्लेयर को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक फोर्स इन माय रोड माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड? देखो ऑब्वियसली बात है, आरबीआई एंड बियॉन्ड की बात है तो कोई आरबीआई की गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर ने लिखी होगी, तो वहां से भी आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए थी। तो ये भी बता दूं कि ये लिखा है सी रंगाराजन ने, जो हमारे 19th गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड इट्स एडवांस्ड सुपरवाइजिंग मॉनिटरी सिस्टम टू दक्ष फ्रॉम जनवरी 1 2023? इनमें से किसने मॉनिटरी सिस्टम दक्ष पे शिफ्ट कर दिया ताकि इस साल से और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन पेमेंट्स हो सकें? क्या वो आरबीआई है, क्या वो सेबी है, क्या वो नीति आयोग है, क्या वो एसबीआई है? तो इसका आंसर दोस्तों आरबीआई ही है। आरबीआई ने मूव किया है एक नई मॉनिटरी सिस्टम है, इसका नाम दक्ष है। अब ये दक्ष क्या है, इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हमारे इस पीडीएफ के एंड पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? इनमें से किस सिटी में 10th एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का मनाया गया है, ये बताइए। दोस्तों दरअसल ये नेहरू स्टेडियम दिल्ली में मनाया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड लोगों को और भी अवेयरनेस हो, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि 2 साल के गैप के बाद फाइनली 10th एडिशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का हुआ। दैट्स अ बिग गुड थिंग। फॉर पीपल विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड आर्टिफिशियल हार्ट? इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली आर्टिफिशियल हार्ट को डेवलप किया है? क्या वो आईआईटी कानपुर है, क्या वो एम्स है, क्या वो आईआईसी बेंगलुरु है, फिर आईआईटी बीएचयू है? तो दोस्तों ये आंसर इसका है आईआईटी कानपुर। इन लोगों ने एक आर्टिफिशियल हार्ट क्रिएट किया है और एनिमल्स पे वो लगा के चेक भी कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR was recently honored with the effective governance गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड? DIPR दोस्तों आपको पता ही है, जैसे अभी आप अगर ट्विटर को फॉलो करते होंगे तो JNK का भी DIPR है, जिनका काम होता है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना और पब्लिक रिलेशन बनाना। तो इसमें से किस स्टेट के DIPR डिपार्टमेंट को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड मिला है? क्या वो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, केरला है कि राजस्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका आंसर राजस्थान है। राजस्थान गवर्नमेंट को अवार्ड मिला है। जनरली केरला को देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जनरली केरला गवर्नेंस के रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो केरला को मिलते हैं, बट राजस्थान भी इसमें अच्छा परफॉर्म किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट? इनमें से किस स्टेट ने इंडिया का पहला नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया है? इसका आंसर है डी, तमिलनाडु। अब जानते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी साउथ में ही है, तो बट ये इशू है कि स्टेट्स, इसमें से 3 स्टेट्स ऐसी हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आती हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आंसर इसका तमिलनाडु है दोस्तों। वो उनका स्टेट एनिमल भी है नीलगिरी ताहर, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, होम अफेयर्स है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है? सो सीधी बात है, अगर डिजिटल इनोवेशन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगी ना, इन 3 में से तो नहीं होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड R&D के रिलेटेड होता है, वो एज सच डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन के रिलेटेड नहीं होता। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही इसमें से एक मिनिस्ट्री हो सकती थी जो ये काम कर सकती थी, अगर आपको नहीं भी पता होता तो।
Who among the following was appointed as a new United Nations coordinator for Black Sea Green Initiative? इनमें से किसको ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए अपॉइंट किया गया है? अब्दुल्ला अब्दुल समद, आमिर महमूद अब्दुल्ला, केविन डोनेगन और नवदीप सिंह सूरी। दोस्तों, अब्दुल्ला अब्दुल समद को ही रखा गया है कोऑर्डिनेटर फॉर यूनाइटेड नेशन फॉर ग्रीन इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतान्याहू वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द 6th टर्म। अभी आपको, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की है या थोड़ा बहुत भी आप न्यूज़ को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इजराइल की पीएम की बात कर रहे हैं। अभी अभी दोबारा से इनको पीएम बनाया गया जनवरी में, और इससे पहले दूसरे पीएम थे जिनकी बहुत छोटी सरकार रही 4-5 महीने की, उसके बाद ही दोबारा आ गए। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर मिसाइल? सुखोई 30 MKI, मिकोयन, MiG-31, हॉल तेजस और डसॉल्ट मिराज। इंडियन एयरफोर्स ने किस एयरक्राफ्ट से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर किया है? तो दोस्तों 4 का नाम दिया गया है। आंसर इसका है ए, सुखोई 30 MKI, जो कि रशियन इंपोर्टेड फाइटर जेट्स हैं, उससे ये टेस्ट फायर सक्सेसफुली हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया नितिन गडकरी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड न्यू जुआरी ब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? न्यू जुआरी ब्रिज कहाँ इनॉग्रेट किया है? गोवा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में कि उत्तराखंड में? दोस्तों ये दरअसल गोवा में इनॉग्रेट हुआ है। सिंपल सी बात है, याद रखने का फैक्ट है। मैंने आपको बताया कि ब्रिजेस पे, टनल्स पे बहुत सवाल बनते हैं, तो याद होना जरूरी है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू पास द लोकायुक्ता बिल? इन स्टेट में से कौन सी स्टेट पहली स्टेट बन गई जिसने लोकायुक्ता बिल पास कर दिया? क्या वो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है? दोस्तों तो बता दूं आपको कि ये महाराष्ट्र है। आप याद करें, महाराष्ट्र से ही अन्ना हजारे भी हैं, और महाराष्ट्र ने ही लोकयुक्ता बिल भी पास किया। लोकयुक्ता और लोकपाल का भी जो लड़ाई थी, अन्ना हजारे ने लड़ी थी। तो ये तरीका याद रखने का कि अन्ना हजारे ने ही लोकपाल के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। तो अगर हम याद करें कि किस स्टेट ने पहला बिल पास किया होगा, तो महाराष्ट्र ही। दोस्तों इसके बाद आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे इस PDF में, डिटेल में देख सकते हो हर सोल्यूशन को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपके टेलीग्राम लिंक में भी आ जाएगा, तो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। ये सीरीज जारी रहेगी, बने रहिए, और एक हफ्ते के अंदर अंदर हम बहुत सा करंट अफेयर्स कवर कर चुके होंगे होपफुली। थैंक यू सो मच।